नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। उड़ान IAS एकेडमी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उड़ान IAS एकेडमी प्रतिवर्ष प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का आयोजन करता है। इस वर्ष भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 16 मई से आरंभ की जा चुकी है। यह टेस्ट सीरीज 5 लेवल और एक मेगा टेस्ट के रूप में संपन्न की जाएगी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए यह टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। 16 मई 2021 को आयोजित टेस्ट का इस वीडियो में हम विश्लेषण देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध के दक्षिण कौशल आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख किस स्रोत से मिलता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें से एक कौशल की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से मिलती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आगमन और उनके 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सीयूकी में भी इसकी जानकारी मिलती है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एवं बी दोनों ही करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प संगत है? पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर, नव पाषाण काल अर्जुनी और टेरम, मध्य पाषाण काल कबरा पहाड़ या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाणकालीन प्रमुख स्थल सिंघनपुर और महानदी की घाटी, मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल कबरा पहाड़, बस्तर जिले का कालीपुर और घाट लोहान। ठीक, उत्तर पाषाण युगीन प्रमुख स्थल सिंघनपुर की गुफा, महानदी घाटी और धनपुर। नव पाषाणकालीन प्रमुख स्थल अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोन टीला और टेरम। ठीक, अब ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर, है ना, तो पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर यानी कि ऑप्शन ए सही है। फिर दूसरा ऑप्शन नव पाषाण काल अर्जुनी और टेरम। नव पाषाण काल में मैंने बताया अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोन टीला, टेरम यानी कि बी भी सही है। ठीक, मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़, तो मध्य पाषाण काल में मैंने बताया कबरा पहाड़, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? ठीक है, तो कबरा पहाड़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ठीक, अब ऑप्शंस में मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं लिखा है, पाषाण युग लिखा है, तो इसी को हम आंसर लेंगे। ठीक, इसके अलावा लौह युग की जानकारी छत्तीसगढ़ में होती है। कहां कहां से? करही भदर से, ठीक, करका भाट से, सोरर से और एक नाम याद रखेंगे चिरचारी। इन स्थानों से महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। महापाषाण स्मारक या पाषाण घेरे का अर्थ है शवों को दफनाकर उसे बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाना। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांस्य युग की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाषाण युग। ठीक है, किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं पूछा है ना, तो औजार के रूप में हम याद रख सकते हैं कुल्हाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चितवा डोंगरी की खोज किसने की? चितवा डोंगरी राजनांदगांव जिले में है। ठीक, यह नव पाषाणकालीन स्थल है। इसकी खोज BS बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने की है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राग ऐतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहां मिला है? रायगढ़ जिले को शैलाश्रयों का जिला कहा जाता है। यहां अनेक स्थलों में चित्रित शैलाश्रयों की प्राप्ति हुई है। स्थल जैसे कि सिंघनपुर, ओंगना, बोतलदा, छोटे पड़रमुड़ा। ठीक है, तो ऑप्शंस में सिंघनपुर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रायगढ़ के सिंघनपुर से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो पहले ही मैंने बताया है कि सिंघनपुर
पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व पाषाण युग। ठीक, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए? नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थल कौन कौन सा? अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोन टीला और टेरम। ठीक है, तो अर्जुनी ऑप्शन में है और ये दुर्ग जिले में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक, अब औजार की बात करते हैं। नवपाषाण काल में किन किन औजारों की प्राप्ति हुई है या किस प्रकार के औजारों की प्राप्ति हुई है? आप याद रखेंगे कि यहां छिद्रित घन औजार की प्राप्ति हुई है। छिद्रित घन औजार या हथौड़े की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्जुनी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में भी छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं मिलती है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जांजगीर चांपा जिले का डभरा तहसील, यहां एक गांव है किरारी। किरारी गांव के तालाब से 1921 में सातवाहन नरेशों के काष्ठ स्तंभ लेख की प्राप्ति हुई है, जिसे वर्तमान में रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किरारी। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, इसका सही उत्तर है पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश के मुख्यतः 2 ही राजाओं की जानकारी मिलती है, एक राजा तुष्टिकर और दूसरे राजा सोमन राज। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्वत द्वारक वंश। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। खुदाई में बौद्ध धर्म का विहार स्वास्तिक विहार कहां मिला है? इसका सही उत्तर है सिरपुर में। ठीक है, सिरपुर बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र था। यहां बौद्ध स्मारकों के रूप में स्वास्तिक विहार की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा आनंद प्रभु कुटीर विहार भी यहां पर देखने को मिलता है। स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटीर विहार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिरपुर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवदिन। ठीक है, रामगिरी पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला देखने को मिलती है। इसका अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवदिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल खैरपुर किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है रायगढ़ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल बेनीपाट किस जिले में है? तो बेनीपाट भी रायगढ़ जिले में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रायगढ़ जिले के किस प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाण युगीन मानव की कब्रगाह मिली है? रायगढ़ जिले में खरसिया के छोटे पड़रमुड़ा में पाषाण युगीन कब्रगाह की प्राप्ति हुई है। रायगढ़ को शैलाश्रयों का जिला कहा जाता है। यहाँ पर अनेक स्थलों में चित्रित शैलाश्रयों की प्राप्ति हुई है, जैसे कि ओंगना, छोटे पड़रमुड़ा, बोतलदा, ठीक है, इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्न में कौन सी दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है महापाषाणी संस्कृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। किस वाकटक नरेश के समय में दक्षिण कौशल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? तो एक वाकटक राजा हुए विंध्य शक्ति, उनके पुत्र हुए प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम के समय में ही दक्षिण कौशल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कौन सा एक ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और
उदयगिरि अभिलेख में छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं मिलती। राजिम अभिलेख से छत्तीसगढ़ की जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ के नल वंश और कलचुरी वंश की जानकारी यहां से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? इसका सही उत्तर है प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को हराया और महाकांतर के राजा व्याघ्रराज को हराया तथा व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक, इन पाषाण युगीन स्थलों को हमें क्रम अनुसार जमाना है, यानी कि सबसे पहले पूर्व पाषाण कालीन स्थल देखते हैं, फिर मध्य पाषाण कालीन स्थल देखेंगे, फिर उत्तर पाषाण कालीन स्थल, फिर नव पाषाण कालीन स्थलों को हम यहां पर जमाएंगे। ठीक है, तो पूर्व पाषाण कालीन स्थल हमने पढ़ा है सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी। ठीक है, तो सिंघनपुर आप देख सकते हैं, है ना, तो सबसे पहले आप 3 लिख लीजिए। ठीक, मध्य पाषाण कालीन स्थल कबरा पहाड़ आप पढ़े हैं, तो कबरा पहाड़ है क्या है, तो 4 को आप लिख लो। ठीक, उत्तर पाषाण काल के जगह कौन कौन से आप पढ़े, तो सिंघनपुर की गुफा, महानदी घाटी और एक धनपुर पढ़े हैं, तो धनपुर है ऑप्शन में 1 लिख दो। ठीक है, नव पाषाण कालीन स्थल आप पढ़े अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोन टीला और टेरम। ठीक है, ऑप्शन में अर्जुनी दिया है। ठीक, तो आप यहां पर 2 लिख दीजिए। 3412 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के तालागांव में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर निम्नलिखित में से किस काल का है? ठीक, तालागांव बिलासपुर जिले में है। तालागांव मनियारी नदी के तट पर है। तालागांव में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ठीक है, किस काल का है पूछा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह गुप्त काल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किनसे संबंधित है? ऑप्शन है भावदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, पृथ्वी व्याघ्र और नरेंद्र थबल। ठीक है, तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र के अलावा एक रिद्धिपुर ताम्रपत्र आप देखेंगे, एक आप देखेंगे पोड़ागढ़ ताम्रपत्र। ठीक है, तो ये ताम्रपत्र नल वंश से ही संबंधित है। ठीक, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि भावदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को हराया और नंदीवर्धन को नष्ट किया। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक को हराया और पुष्करी को नष्ट किया। फिर पोड़ागढ़ ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि स्कंद वर्मन ने नष्ट पुष्करी को पुनः बसाया। ठीक, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है कि स्कंद वर्मन ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया। यह ताम्रपत्र विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा से शुरुआत होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, है ना, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है, तो अर्थपति भट्टारक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर के शैल चित्र निम्नलिखित में से किस काल के हैं, है ना, तो कबरा पहाड़ मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पाषाण कालीन स्थल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, 24 पर चलते हैं। कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहां मिला है? कुमार गुप्त शासक थे, इसका रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहां मिला? आरंग में मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। महाभारत कालीन चित्रांगदपुर का वर्तमान नाम क्या है? महाभारत कालीन चित्रांगदपुर का वर्तमान नाम है सिरपुर। महाभारत कालीन अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी। ठीक है, प्राचीन नाम चित्रांगदपुर, वर्तमान में इसे सिरपुर के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
रिद्धिपुर ताम्रपत्र किनसे संबंधित है? तो अभी अभी मैंने बताया रिद्धिपुर ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि भवदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को हराया और नंदीवर्धन को नष्ट किया। ठीक है, तो नरेंद्र सेन की जानकारी मिलती है और भवदत्त वर्मन की जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है आरंग। आरंग में पुरातात्विक महत्व के अनेक स्थान है, ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थान है। आरंग में भांड देवल मंदिर है, बाघ देवल मंदिर है, पंचमुखी हनुमान, हरदेवलाल इत्यादि की मंदिरें हैं। ठीक, इसलिए आरंग को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए 27 के बाद चलते हैं 28 पर। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें से एक चेदी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? इसका उत्तर हो जाएगा चेदी महाजनपद। इस समय छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मौर्यकालीन सिक्कों की प्राप्ति किन किन जगहों से हुई है? तो आपको पता है मौर्यकालीन सिक्कों की प्राप्ति अकलतरा से प्राप्त हुआ है, ठठारी, बारगांव, ठीक, तारापुर, गुजरा और उड़ेला, ठीक, इन स्थानों से प्राप्त हुई है। ठीक, ऑप्शन में देख सकते हैं अकलतरा है, ठठारी है, ठीक है, उड़ेला है और तारापुर है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। सातवाहन कालीन राजा अपिलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से हुई है? अपिलक की मुद्रा, इसका सही उत्तर है बालपुर। बालपुर में महानदी के तट पर अपिलक की हाथी चिन्ह अंकित 4 वर्गाकार सिक्कों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालपुर। ठीक, 31 पर चलते हैं। पोड़ागढ़ ताम्रपत्र किनसे संबंधित है? तो इसे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। पोड़ागढ़ ताम्रपत्र स्कंद वर्मन से संबंधित है, या ऑप्शन में देवसेन भी हो सकता है, क्योंकि स्कंद वर्मन और देवसेन दोनों एक ही समय के थे। स्कंद वर्मन ने, इस ताम्रपत्र में यह बताया गया है कि स्कंद वर्मन ने नष्ट पुष्करी को पुनः बसाया, जिसे पृथ्वीसेन द्वितीय ने नष्ट किया था। इस ताम्रपत्र में बताया गया है कि स्कंद वर्मन ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया। यह ताम्रपत्र विजयी था, है और रहेगा, इन पंक्तियों के साथ शुरू होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। छत्तीसगढ़ से प्राप्त काष्ठ स्तंभ जिसमें कर्मचारियों अधिकारियों के पद नामों का उल्लेख है, निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सातवाहन वंश। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थान कौन सा है? नाट्य परंपरा या नाट्यशाला की जानकारी मिलती है रामगढ़ से। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा में प्राचीनतम नाट्यशाला है, जिसका अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लेख युक्त प्रतिमा पूछा है, इसका सही उत्तर है बूढ़ी खार। ठीक है, लेख युक्त प्रतिमा मल्हार के पास बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा प्रभावती और भारद्वाज नामक रानियों ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त शिलालेख से हमें राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है गुंजी। गुंजी जांजगीर चांपा के शिलालेख से हमें राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है। राजा वरदत्त ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान में दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीसगढ़ शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, दलराम राव या पंडित सुंदरलाल शर्मा? इसका सही उत्तर है दलराम राव।
ठीक है। खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलराम राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो इस प्रकार है। लक्ष्मी निधि राय सुनौ चितरे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़िया रही। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दलराम राव। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई? इसका सही उत्तर है प्रवर सेन। प्रवर सेन के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि कालिदास, भाट कवि कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई। और इस मेघदूत की रचना कहां पर की गई? तो सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। कोशलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कोशलानंद किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है गंगाधर मिश्र, ऑप्शन ए। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है? ठीक है, इसका सही उत्तर है जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा में देवदिन और सुतनुका के प्रेम गाथाओं का वर्णन किया गया है जो पाली भाषा में है और जिसकी लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोगीमारा गुफा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पहाड़ और जिलों को सुमेलित कीजिए। पहला है कांदावानी पहाड़ी। तो कांदावानी पहाड़ी कहां पर है? ये कवर्धा में है ना। कवर्धा है क्या? ऑप्शन में है, तो ये 4 लिखो सबसे। दलहा पहाड़ ये जांजगीर चांपा में है, जांजगीर चांपा 3, तो 3 लिख दो। फुलहारी पहाड़ या कुलझारी पहाड़ ये राजनांदगांव में है, राजनांदगांव है क्या? ऑप्शन में 2 लिख दो। ठीक, छाता पहाड़ ये बलौदा बाजार में है। ठीक, बलौदा बाजार 1 लिख दो। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अभी अभी मैंने डिस्कस किया, सीता बेंगरा की गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, जो रामगढ़ की पहाड़ी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राचीन कालीन पाषाण घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पाषाण घेरे कहां कहां पर प्राप्त हुए हैं ये आपको पता है। कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? करही भदर से, चिरचारी से, सोरर से, करका भाट से। इन प्रमुख स्थानों से पाषाण घेरे या महापाषाण स्मारकों की प्राप्ति हुई है। तो ऑप्शन में करही भदर, चिरचारी और सोरर तीनों ही दिया है। कहां प्राप्त नहीं हुए है पूछा है ना, तो सभी जगहों पर प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 43 पर चलते हैं। 43वां क्वेश्चन है। राजवंशों के काल तथा छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्य स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, कौन सा मेल नहीं करता? ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए। पहला है मौर्य काल उड़ेला। तो आपको पता है मौर्यकालीन सिक्कों की प्राप्ति उड़ेला में हुई है। इसके अलावा तारापुर, बारगांव इत्यादि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला देखते हैं। सातवाहन कालीन सिक्कों की प्राप्ति चकरबेड़ा बिलासपुर से हुई है। तो बी भी सही है। ठीक, कुषाण कालीन सिक्कों की प्राप्ति तेलीकोटा से हुई है। तो ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है असंगत, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान में दी गई? ठीक है, तो इसका उत्तर है वरदत्त श्री, पहले ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, वरदत्त श्री सातवाहन वंश के राजा थे। इसकी जानकारी मिलती है गुंजी जांजगीर चांपा शिलालेख में। ठीक है, इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान में दी थी। ठीक है, सही उत्तर है वरदत्त श्री, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों को जीता। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को हराया और
महाकांतर या बस्तर के राजा व्याघ्रराज को हराया। ठीक है, तो कौशल और महाकांतर दोनों ही इसका आंसर है। इस तरह ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए एवं बी दोनों। ठीक, 46 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाकटक शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ? तो वाकटक वंश के राजा थे एक रुद्रसेन। रुद्रसेन का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फिर प्रभावती और रुद्रसेन के पुत्र हुए प्रवरसेन। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था प्राग कौशल। इस क्षेत्र को महाभारत काल में पांडवों में सहदेव ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस स्थान को महाभारत कालीन बभ्रुवाहन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इसका सही उत्तर है सिरपुर, जो अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी। प्राचीन काल में इस स्थान को चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 49 देखते हैं। किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ में निम्नलिखित में से किस पद नाम का उल्लेख नहीं है? तो नगर रक्षिण, प्रतिहार, सौगंधक, गोमांडलिक, राधिक, इन सभी पदनामों का उल्लेख किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ में मिलती है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 50 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का रत्न जड़ित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहां से मिला, तो उसका आंसर था आरंग, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से किस शासक का रत्न जड़ित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ? ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रत्न जड़ित तांबे का सिक्का या रत्न जड़ित मयूर सिक्का केवल कुमारगुप्त के प्राप्त हुए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं टेस्ट नंबर 1 के प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक, जो संबंधित है भारतीय इतिहास से। देखते हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किनके दरबार से संबंधित था? जैसे कि आप इतिहास पढ़ें मगध साम्राज्य, और उसमें पहले वंश है हर्यक वंश, जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, और उस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इन्हीं के दरबारों में उपस्थित थे वैद्य आचार्य जीवक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अर्थात कैलेंडर का पहला चैत्र मतलब पहला दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, जैसे कि हमारे भारतीय संवत जो राष्ट्रीय संवत है, उसमें जो हमारा पहला मंथ होता है, पहला जो माह होता है, वो चैत्र से प्रारंभ होता है, और चैत्र बैसाख ये पूरा फागुन तक चलता है। वैसे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप देखते हैं जनवरी फरवरी से स्टार्ट होकर वो दिसंबर तक चलता है। तो पहला चैत्र का जो पहला दिन है वो लगभग मार्च माह के 21 और 22 तारीख से संबंधित या संबंध रखता है। तो इसका उत्तर होगा 22 अथवा 21 मार्च। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जब हम वैदिक काल का अध्ययन करते हैं और उसमें सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, और ऋग्वेद के 10वें मंडल जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर पता चलता है कि एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। वहीं पर सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, अर्थात वहां वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ऋग्वेद ही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगर बात करें हम हड़प्पा सभ्यता की, तो नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली हेतु ही हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। इसमें एक नगर है धौलावीरा। इसके बारे में कहा जाता है कि यह पूर्व नियोजित शहर था। यहाँ बसाहट से पूर्व ही पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर 16 जलाशयों का निर्माण किया गया, अर्थात यही वो स्थान है जो अपनी जल प्रबंधन हेतु जानी जाती है, जहां पर 16 जलाशयों का निर्माण मिलता है। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर है ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस धातु या किन धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने नहीं किया? अब यहाँ पर प्रश्न लिखा है प्रयोग, यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि किसका ज्ञान था या नहीं था। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर, जी हाँ करते थे, सोना और तांबा, जी हाँ करते थे, और
यहाँ लास्ट ऑप्शन देखते हैं चांदी एवं कांस्य, हमको इसके भी हमको साक्ष्यमूल्यहीन धातुओं के, लेकिन आपको देखिएगा लोहे का तो इन्हें ज्ञान ही नहीं था और 3 का ये प्रयोग ही नहीं करते थे। तो देखिएगा हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। जैसे बात करें सुरकोटड़ा तो ये आपके कच्छ में स्थित है गुजरात के, फिर उसके बाद रंगपुर विदर्भ क्षेत्र में आता है, देसलपुर ये भी गुजरात का एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम बात करें सुतकांगीडोर, तो सुतकांगीडोर का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वह आता है बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में, और वह है आपका सुतकांगीडोर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सुतकांगीडोर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलेक्जेंडर कनिंघम के किस सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया? जब 1853 के आसपास भारत में सिंधु सभ्यता के अवशेष और पाषाण काल के अवशेष मिल रहे थे, ठीक इसी समय अलेक्जेंडर कनिंघम के एक सहयोगी थे जिनका नाम था वेगलर। ये इनका आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ और यहाँ पर ये प्राचीन समय के अवशेष ढूंढ रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है वेगलर जी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सीलो, तो याद रखिएगा सीलो का अर्थ यहाँ पर मोहर का सर्वाधिक प्रचलित कौन सा था, मतलब कैसा किस प्रकार का यहाँ पर मोहर चलती थी। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न पूछा सर्वाधिक, अगर किन किन प्रकारों के चलते थे तो यहाँ पर अंडाकार, बेलनाकार, गोलाकार और चौकोर सभी प्रकार के, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक में आप याद रखिएगा चौकोर प्रकार के यहाँ पर मोहरे चलती थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा वासियों द्वारा किस फसल को उगाया जाता था। यहां पर इंग्लिश में आप देख लीजिएगा द कॉटेज क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय हड़प्पन। तो देखिएगा हमें जैसे कि ज्ञात है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था उसमें शामिल नहीं था चावल। तो चावल जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको आप कट करिए, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब बात करें अगर गन्ने की, तो गन्ना एक ऐसा फसल था जो दक्षिण भारत में जब चोल या कहें संगम वंश जब चल रहा था, जो कि बहुत समय बाद आता है सिंधु सभ्यता के, वहां पर गन्ने की प्रथम बार खेती या कहें कृषि होती थी। तो यहां पर गन्ना भी हट जाएगा, तो आपके पास एक ऑप्शन बच गया जिसमें लिखा है गेहूं, यौ और सरसों। तो ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो देखिएगा जब आप इस समय जाकर पढ़े आर्य के आगमन के पश्चात जो होने वाला 10 युद्ध है, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, और वहां उल्लेख मिलता है कि सुदास भरत कुल के राजा सुदास ने 10 राजाओं को पराजित किया था, और वो जो युद्ध है वो हुआ था परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट के किनारे। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि अर्थात कौन, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो बता दें जब आप वृहद शिलालेखों का अध्ययन करते हैं अशोक के, तो वहां पर पता चलता है 8वें शिलालेख में उनके यात्रा की। साथ ही साथ लुम्बिनी से ही अशोक के एक रुम्मनदेह अभिलेख प्राप्त हुआ था, जो सबसे छोटा अभिलेख था और एकमात्र ऐसा अभिलेख अशोक का जिसमें आर्थिक स्थिति को भी दर्शाया गया था। यही वो अभिलेख है जहां पर गौतम बुद्ध से संबंधित जानकारी मिलती है, और इसी अभिलेख में कहा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो याद रखिएगा वो जो अभिलेख है वो अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया जो पहला उपदेश था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया था सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के बाद, ये इनका पहला उपदेश था। तो याद रखिएगा ये कहां पर है, तो सारनाथ में इन्होंने दिया था अपना पहला प्रवचन। अगर कहीं ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक प्रवचन कहां दिए हैं, तो आपका उत्तर होगा श्रावस्ती, जो कौशल राज्य की राजधानी थी। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ है। जैसे कि आपको पता है पहला होता है राजगृह में, दूसरा होता है वैशाली, तीसरा होता है पाटलिपुत्र, और चौथा कनिष्क के समय होने वाला जो बौद्ध संगीति वो होता है कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। तो याद रखिएगा कहां हुआ था, कुंडलवन में। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्राचीन समय से संबंधित स्रोत हम उस समय का अध्ययन करते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो होना चाहिए जीवाश्म, दूसरा है हाथ की कुल्हाड़ियां, तीसरा है अस्थियां या अस्थि अवशेष, जबकि हम मृद भांड
जो प्राचीन समय के बर्तन होता है उसको हम समय के लिए करते हैं, समय को विभाजित करने के लिए, जबकि बाकी का हम उस समय की जानकारी के लिए करते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर होगा पहला, दूसरा और चौथा, अर्थात पहला, दूसरा, चौथा मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा कच्छ प्रदेश में स्थित है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सुरकोतड़ा है वो कहां पर स्थित है? कच्छ में। और इसके साथ ही देसलपुर नामक स्थल भी जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ये भी कच्छ में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवास या आवास के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं? जब हम पढ़ते हैं पाषाण काल, उसमें भी हम नवपाषाण काल की चर्चा करते हैं तो दो स्थान है, एक है गुफ कराल और एक है बुर्जहोम। उन दोनों ही स्थान जो कश्मीर में स्थित है, दोनों ही स्थानों से आपको गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। देखते हैं ऑप्शन में आपके पास क्या है। राखीगढ़ी तो गलत है, आपके पास है ऑप्शन 2 गुफ कराल, तो ये आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख कौन बने? तो जैन संघ के प्रमुख उनके प्रिय शिष्य बने जिनका नाम था सुधर्मा। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे आने वाले वर्षों में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से इस प्रश्न को रेडी रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में बहुत से लोग गलती करते हैं। यहां पर लिखा है सर्वाधिक वर्णित, यहां पर पवित्र नदी नहीं पूछा है। वर्णित अगर पूछा है तो आपको लिखना है सिंधु, अगर पूछता पवित्र नदी तो आप वहां पर टिक करते क्या? सरस्वती। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा क्या होगा? सिंधु नदी, क्योंकि यहां पर पूछा है सर्वाधिक वर्णित। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था। तो निष्क एक प्रकार का आभूषण था जो गले में पहने जाता था। तो ये देखिएगा इस समय के आभूषण आप रेडी रख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले वर्षों में यहां से आपको प्रश्न मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सा सबसे अधिक विस्तृत था? यहां पर पूछा गया है कौन सा सबसे अधिक विस्तृत था। ये जो हमें नाम दिए गए हैं हड़प्पा काल से संबंधित है। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो याद रखेगा राखीगढ़ी सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ी है, लेकिन तत्कालीन समय में अगर ये है तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा राखीगढ़ी सबसे विस्तृत और सबसे अधिक बड़ी क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहां से प्राप्त होता है? हल का प्रतिरूप के मिलना मतलब यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग हल का प्रयोग करते थे कृषि कार्य के लिए। तो यहाँ पर यह समझिएगा कि ये लकड़ी का प्रयोग करते थे हल के रूप में, लेकिन इसका एक खिलौने रूपी प्रतिरूप भी प्राप्त हुआ है जो मिट्टी का बना हुआ, और ये प्राप्त हुआ है आपके बनावली से। तो बनावली जो आपके हरियाणा में स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। मीन्स में भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है इस वर्ष, तो याद रखिए इसका उत्तर है बनावली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक सुमिलित है, मतलब सत्य है? आपको देखना है सुरकोतड़ा, यहां पर दिया हुआ है जुते हुए खेत, तो जुते हुए खेत तो हमें कालीबंगा से मिलते हैं, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा लिखा हुआ है हड़प्पा, और यहां पर लिखा है क्या? अश्व के अवशेष, ये हमको कहां से मिलते हैं? सुरकोतड़ा से मिलते हैं, तो ये भी गलत है। अगला है रंगपुर, तो रंगपुर में लिखा है धान की भूसी अर्थात चावल के साक्ष्य। तो चावल के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से लोथल और रंगपुर दोनों जगह से प्राप्त होते हैं, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन है। अगला भी देख लेते हैं। अगला लिखा है चहुदड़ो गढ़ी, तो गढ़ी मतलब याद रखिएगा कभी कभी दुर्ग को गढ़ी के नाम से ही पूछा जाता है, तो दुर्ग तो यहाँ था ही नहीं, तो यहाँ से ये भी गलत। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रंगपुर, जहां से आपको धान की भूसी अर्थात चावल के साक्ष्य मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ इस प्रकार प्रश्न है। सूची एक तरफ आपको दिख रहा है पहला, और सूची दूसरा इस तरफ है। देखते हैं पहले सूची में क्या लिखा हुआ है। कांस्य की नर्तकी, जब भी आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति आपको जरूर दिखाई देती है, वो तो आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, जो कांस्य की बनी हुई है, जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा। और ये मिला कहां से, तो आपको याद रखना है कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। अब ये भी याद रखिएगा, ये जो मूर्ति है बुक्स में हमको दिखाई देती काफी बड़ी, लेकिन ये केवल और केवल 11 सेंटीमीटर ही है। 11 सेंटीमीटर की बनी हुई ये नर्तकी की मूर्ति है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है फारस की मुद्रा। तो फारस की मुद्रा कहां से प्राप्त होगी? लोथल से ही प्राप्त होगी, क्योंकि यहीं से फारस जाने के साक्ष्य मिले थे, यहां से भी फारस की मोहरें मिली थी। तो ये दो ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट का थर्ड।
तो यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड आपको 2 में दिखाई दे रहा है, तो ये 2 ऑप्शन है, बाकी तो गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा सेकंड का सेकंड, तो सेकंड का सेकंड कहां पर मिल रहा है आपको? केवल यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन में, तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला था? तो जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ते हैं, मानव विकास पढ़ते हैं, और सबसे प्रारंभिक साक्ष्य की अगर हम बात करें कि सबसे पहले मानव साक्ष्य कहां मिला था, तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी, या अगर ये ना देगा नर्मदा घाटी तो यहां पर लिखा होगा हथनौरा नामक स्थान। इस स्थान से ही सर्वप्रथम हमको मानव साक्ष्य की जानकारी मिली थी, तो इसका उत्तर होगा नर्मदा घाटी। अगर नर्मदा घाटी नहीं है ऑप्शन में तो याद रखिए वहां पर हो सकता है हथनौरा के नाम से ये प्रश्न आपको पूछे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट आपको यहां पर नोट करना है। पहला लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, उनके विशाल महल, चलो ठीक है महल तो थे यहां पर, और मंदिर होते थे। मंदिर तो थे नहीं यहां पर, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो गलत। तो देखते हैं ऑप्शन में जाइएगा, पहला जहां पर लिखा होगा वो गलत हो जाएगा। पहला, पहला और पहला। देखिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड से बनाए तो आप सबको एक साथ बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपके पास केवल क्या बचा है? 2 बचा हुआ। आप 2 और 3 भी देख लीजिए, है ना। तो 2 में देखिए, देखते हैं क्या है। वे प्रकृति पूजा करते थे, बिल्कुल, वो वृक्ष की पूजा करते थे, फिर पानी की पूजा करते थे, काफी चीज, मतलब जो प्राकृतिक चीजें थी उनकी पूजा करते थे, उपासना करते थे। फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग, तो बिल्कुल नहीं, इनका प्रयोग तो नहीं करते थे, ये आर्यों के आने के बाद से चालू हुआ था। तो यहाँ पर याद रखेगा यही केवल 2 जो हमने पहले ही बता दिया था, पहले ही आपने ये सब निकाल लिया था, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 2, केवल 1। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मोहरों में या टेराकोटा में कलाकृतियों के रूप में निरूपण नहीं किया गया है? तो निरूपण नहीं किया गया है पूछा है, ऐसा नहीं पूछा गया है कि परिचित नहीं थे। अगर परिचित नहीं है तो प्रश्न चेंज हो जाएगा, और निरूपण नहीं है या अंकन नहीं है ये प्रश्न अलग है। तो दोनों ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बताएं गाय, जैसे यहां पर आपको बैल का चित्रण मिलता तो जाहिर सी बात है ये गाय से भी परिचित रहे होंगे, तो इनका याद रखिएगा, इनका किसी भी मोहर में अंकन नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा गाय ही। जबकि आप पशुपतिनाथ की प्रतिमा अगर देखें तो वहां पर 4 जानवरों का अंकन मिलेगा आपको, जिसमें हाथी, गेंडा, बाघ और भैंस का भी वहां पर निरूपण मिलता है। मतलब इससे तो वाकिफ थे, किनका निरूपण नहीं मिलता वहां पर? गाय से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सत्य हैं? तो देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट। यहां पर लिखा हुआ है वैदिक कालीन आर्य कवच और शीर्षाण अर्थात हेलमेट का प्रयोग करते थे, बिल्कुल करते थे। वहीं देखिएगा, जबकि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी के लोग इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। बिल्कुल ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, इनके युद्ध में जो रुचि थी वो बिल्कुल नहीं होती थी या कम होती थी। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखते हैं, वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु सभ्यता की घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इनका तो ज्ञान था लेकिन इनका ज्ञान नहीं था, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन की ओर देखिएगा, पहला सत्य था लेकिन दूसरा क्या था? गलत था। तो दूसरा जहां जहां लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा। तो आपको देखना है क्या? अब थर्ड अगर सही हो तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो आपका फर्स्ट ही रहेगा। तो देखते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। थर्ड क्या पॉइंट लिखा हुआ है? ऋग वैदिक कालीन आर्यों के घोड़े को पालतू बना लिया था। बिल्कुल, घोड़े को उन्होंने पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। भाई याद रखिएगा, इस पशु को जानते थे क्योंकि इनके साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, है ना। इनके साक्ष्य हमको मिले हुए हैं। कहां से? सुरकोतड़ा से मिले हुए हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है वर्तमान समय में कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? इनसे परिचित थे, घोड़ों से परिचित थे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? घोड़े से परिचित नहीं थे, मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो केवल और केवल क्या हो जाएगा? 1, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कथन, लिखा है क्या कि हड़प्पा कालीन संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापक व्यापार संबंध थे।
अब ये कैसे पता चलेगा? तो देखते हैं कारण, क्या कारण उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता विस्तृत विनिमय नेटवर्क से क्या थी? प्रतिपालित थी। मतलब यहाँ पर विनिमय का मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रेड होता था, एक वस्तु दी जाती थी, उसके बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। तो हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कारण जो कथन जो पूछा गया है, कारण में उसका प्रतिपालन किया गया है। तो यहां पर आप देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अर्थात क्या? कथन तथा कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पई नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? अब यहां पर फिर से देखिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अगर लक्षण केवल लक्षण लिखा होता तो सभी के सभी सही हैं। विशाल आकार है, विशाल इमारतें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, योजनाबद्ध है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण में याद रखेगा, हड़प्पा में जो हमें बड़े बड़े नगरों की प्राप्ति हुई है, उन बड़े बड़े नगरों में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि सबको पूर्व नियोजन करके बनाया गया है। मतलब बसाहट से पूर्व पूरा योजना बनाया गया और फिर लोगों को वहां पर बसाया गया। पहले पूरा ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया, सड़कें तैयार की गई, लोगों के रहने की व्यवस्था पहले की गई, फिर लोगों को बसाया गया। तो याद रखना है आपको, प्लान्ड सिटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अगर लक्षण पूछे तो आपका आंसर होगा योजनाबद्ध नगर निर्माण या नगर नियोजन। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, इस नाम से ये जानी जाती है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ कारण। हड़प्पा इस सभ्यता का एक प्रतीक स्थल है। बिल्कुल यही वो स्थान है जहां से क्या मिला था? पहला क्षेत्र था जहां से हमको हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हुई थी, या कहे सिंधु सभ्यता की जानकारी होती। तो यहाँ पर कारण कथन दोनों सत्य है और कारण जो है पूर्ण स्पष्टीकरण करता है अपने कथन का। इसका अर्थ होगा कि ऑप्शन ए जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही सत्य होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? तो अगर हम अपने पूर्व के प्रश्न देखे होंगे तो वहां पर एक स्थल था जहां पर हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया होगा। तो जो पश्चिमी क्षेत्र था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था, वो कौन सा था? सुत कांगेडोर। तो यही है आपका उत्तर। तो यहीं से आप एक और प्रश्न बन गया आपका, जो पूर्व में प्रश्न था उससे संबंधित एक प्रश्न और यहाँ पर बन गया आपसे। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, बी होगा सुत कांगेडोर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? बोधिसत्व। तो बोधिसत्व मतलब तो आप समझ गए कि ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और यहां पर लिखा हुआ है क्या? बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय। जी नहीं, ये याद रखेगा, ये महायान संप्रदाय से संबंधित है कि केंद्रीय संकल्पना है। तो ये तो गलत हो गया, मतलब पहला गलत। तो पहले तो ऑप्शन में चलते हैं, जहां जहां पहला दिया होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, है ना। मतलब आपका ऑप्शन 2 और 3 तो पढ़ना कंपलसरी है। ऑप्शन 2 और 3 पढ़कर ही हम बना सकते हैं इसको। तो देखते हैं ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो अगर आप बौद्ध और मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत हीनयान और महायान पढ़े हैं, तो महायान जो शाखा थी वो परिवर्तनशील थी, यही वो बात कर रहा है। और जो उनका नियम कानून था उसमें क्या थी? थोड़ी सी शिथिलता थी। तो यहाँ पर ये सत्य हुआ, मतलब दूसरा तो सत्य है। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर और लिखा हुआ है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने व सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंब करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। तो ये भी सत्य है। तो मतलब यहां पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा बी, अर्थात केवल 2 और 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, हड़प्पा कालीन या हड़प्पा काल के एक तांबे का रथ की खोज की गई थी। मतलब यहां पर पूछने की कोशिश कर रहा है किस स्थान से। तो जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ें तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र है, जो आपको कहां से मिलता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में वो जो क्षेत्र है उसका नाम है दैमाबाद। तो दैमाबाद ही वो स्थान है जहां से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था इस समय का। एक इतिहासकारों ने इसका समय जो कार्बन डेटिंग था वो लगभग इसी के अराउंड माना है सिंधु सभ्यता में। तो इसका उत्तर याद रखेगा, दैमाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो जब आप बुद्ध दर्शन पढ़ें या बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ें तो कुछ स्थान हैं उनसे संबंधित हैं। जैसे कि आप देखते हैं
कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, जहां पर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध के सर्वाधिक प्रवचन दिए थे। वही मगध, मगध की जो राजधानियां थी जहां पर गौतम बुद्ध गए थे, वहां प्रवचन दिए थे, है ना। कुछ स्थान भी इनसे संबंधित है, जैसे राजगृह, पाटलिपुत्र, जहां बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये दोनों स्थान क्या है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो बाकी इनका जो प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं मिलता गौतम बुद्ध से संबंधित। तो यहाँ पर देखिएगा इसका उत्तर होगा सी। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, ये प्रश्न हो सकता है आगे भविष्य, निकट भविष्य में ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर या उसकी सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 एक तरफ लिखा, सूची 2 दूसरी तरफ। तो जैसे कि इस तरफ अगर सूची 2 की ओर देखें तो यहाँ पर लिखा मदीना, ठीक है। तो अभी अभी हमने ईद मनाए हैं, तो मदीना किससे संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा सी का 1 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सी में 1, तो सी में 1 दो जगह लिखा हुआ है। फिर बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, है ना। जैन धर्म तो आपको पता है, पावापुरी, आई थिंक मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका उत्तर। फिर यहाँ पर देखिएगा हिंदू धर्म, तो वाराणसी इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है। वही ईसाई धर्म, तो वो क्या है, वेटिकन सिटी। तो इसका उत्तर तो आपने बना ही लिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो ये परमाणुवाद जो है वैशेषिक दर्शन, जो कणाद या उलूक जी ने दिया था, इस दर्शन के अनुसार माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य का जो निर्माण है वो परमाणु से मिलकर हुआ है। तो ये इसका उत्तर होगा वैशेषिक दर्शन। प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न हमारे सामने, सुमेलित कर दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप वैदिक साहित्य पढ़े तो वैदिक साहित्य में ये क्या दिख रहा है आपको, वेदांग दिख रहे हैं, वेदांग, वेदों के अंग, और उसका जो टॉपिक है मतलब वो किससे संबंधित है वो दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो व्याकरण दिया हुआ, तो व्याकरण किससे संबंधित है, व्याकरण से। फिर उसके बाद छंद दिया हुआ, तो छंद छंदबद्ध रचना से। फिर ज्योतिष, तो किससे जुड़ा होगा, ये ज्योतिष शास्त्र से। अगर आप ऐसे करके बनाए तो आराम से बन जाए। जैसे एफ का देखिएगा 4 दिया हुआ है, तो आपको बस ऑप्शन में देखना है एफ का 4 कहां पर है। मुझे पूरा नहीं याद है, मतलब आप मान लीजिएगा आपको पूरा याद नहीं है तो भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा एफ का क्या देखना है आपको, 4 देखना है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही काम करता है। तो एफ का 4 तो 3 जगह दिखाई दे रहा है ना। फिर देखते हैं, हमको पता है सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 कहीं पर दिख रहा है, हाँ 2 जगह दिख रहा है, तो ये 2 में दिख रहा है। अब एक और ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा फिर काम खत्म हो जाएगा। जैसे एक और है ई का क्या है, 1 है, तो ई का 1 देखते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो ई का 1 तो यहीं पर दिख रहा है। अगर एक और, अगर हम ई से ही स्टार्ट करते हैं, ई का 1 देखते हैं तो एक में ही बस दिख रहा है, आप एक ही बार में पता चल जाता है कि आपका उत्तर क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि संबंधित है। तो जीवक चिंतामणि याद रखिएगा, ये जैन धर्म की प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक। तो इसका जो संबंध है जैन धर्म से है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये जीवक चिंतामणि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस खाड़ी की मुद्रा का उत्खनन हुआ है। तो ये प्रश्न अगर आप इस पूरे वीडियो को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो उसका उत्तर आप खुद ही दे सकते हैं। वैसे इसका उत्तर है लोथल, जो गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिएगा उत्तर वैदिक काल क्या पूछा है, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल को ध्यान में रखते हुए आपको क्या पढ़ना है, अपने जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इस काल में जाति व्यवस्था का आधार क्या था, कर्म। जी नहीं, उत्तर वैदिक काल में जो समाज का या जाति व्यवस्था का जो आधार था वो क्या हो जाता है, जन्म। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, तो हम सीधा ऑप्शन में चलते हैं। पहला जो पॉइंट है वो आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन में देखिएगा पहला ऑप्शन आपका गलत है, तो उस हिसाब से ये गलत है, ये गलत। और साथ में देखिए चौथा ऑप्शन क्या दिया, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी मतलब क्या होगा, इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3, 4 और 5, मतलब ये भी गलत हो गया। तो आपके पास बचा क्या, केवल सी ऑप्शन। चाहे तो पूरा पढ़िए, या तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। देख लीजिए, फिर दिया हुआ है अस्पृश्यता की भावना का विकास नहीं हुआ। बिल्कुल ये सत्य है, नहीं हुआ था। जस्ट इसके बाद ही शूद्रों से बुरा व्यवहार हुआ और उन्हें अछूत माना गया। फिर उसके बाद गोत्र और आश्रम व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल, तो ये 2 आपके सही हैं। फिर देखिएगा उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रभाव एवं शक्तियों की कमी आ गई थी, नहीं, इनका प्रभाव तो और बढ़ा था बल्कि, ठीक, तो ये गलत हो गया। अगला है
इस काल में पुरुषों का स्थान स्त्रियों के नीचे आ गया था। ये तो गलत है भाई, स्त्रियों का स्थान तो नीचे था, बल्कि पुरुषों का स्थान श्रेष्ठ चले गया था। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो हमारा जो हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि इसका आंसर पहले के आधार पर ही वो क्या होगा, सी होगा, अर्थात 2 और 3 सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध और जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना उत्तर देना है। तो देखिएगा, वर्धमान महावीर की 72 वर्ष की आयु में राजगृह में क्या हो गई थी, निकट एक पावापुरी नाम का स्थल है, वहां पर मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखते हैं, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी। जी नहीं, वर्ण व्यवस्था को ना तो बौद्ध ना तो जैन दोनों ने ही मान्यता नहीं दी थी। तीसरा देखते हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से। बिल्कुल, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। तो पहला और तीसरा सत्य है। देखते हैं आगे और दिया है क्या। जी हाँ, चौथा और पांचवा भी दिया हुआ है। चौथा लिखा हुआ है, जैन धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। जी नहीं, गलत है, वो आत्मवादी है। जैन धर्म याद रखे आत्मवादी है, जबकि जो बौद्ध धर्म है वो अनात्मवादी है। तो ये भी गलत हो गया, मतलब हमारा पहला और तीसरा सत्य है। तो देखिएगा, चौथा गलत है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी तो और बाकी भी हम पढ़े नहीं है। तीसरा भी सत्य है, तो देख लेते हैं एक बार और। महाभिनिष्क्रमण से आशय प्रवचन से है। जी नहीं, प्रवचन नहीं है। इसका अर्थ होता है जब गौतम बुद्ध पहली बार घर का त्याग करते हैं, उस घटना को ही कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। मतलब पांचवा भी गलत है। तो आपका दूसरा भी गलत हो गया था। तो दूसरे के आधार पर तो हम सबको गलत कर सकते थे। जैसे कि दूसरे में क्या दिया हुआ था कि वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी थी, तो दूसरा जहां लिखा वो पूरा गलत। तो देखिए, दूसरा जहां लिखा हुआ है ये पूरा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसे ऐसे ही बनाइएगा। अगर एक आपको पता है तो आप आसानी से सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग या सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, जो संस्कृति विभाग है, संस्कृति मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ही रखा गया है भारतीय पुरातात्विक विभाग को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर काम करता है? तो याद रखना है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब मंत्र। तो देखिएगा, बहुत बुक में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, तो आप अप्रोक्स याद रखेगा 10,600 के आसपास का आंकड़ा आपको याद रखना है कि 10,600 के आसपास। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 10,580। तो इतनी ऋचाएं या मंत्रों का यहाँ पर संकलन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल की जोती गई भूमि प्राप्त हुई है? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल यहाँ पर होना चाहिए था आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अर्थात क्या हो गया, पाषाण काल। वैसे यहाँ पर प्रश्न में होना था आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहां से आपको कालीबंगा से क्या होता है, जुते हुए कृषि भूमि के साक्ष्य मिले थे यहाँ पर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरे, मतलब जो ज्यादातर मोहरे हैं वो किसकी बनी होती थी? तो याद रखना है, टेराकोटा या उसको बोलते हैं सेलखड़ी, जो एक प्रकार की मिट्टी और चूने का मिश्रण होता था, जिसको एक आकृति देकर उसे आग में पका दिया जाता था। उसके बाद ही वो जो मोहरे थी वो सेलखड़ी से बनी या उसको कहते हैं टेराकोटा से बनी हुई मानी जाती थी। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेलखड़ी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का विश्व का प्राचीनतम शिलालेख है। तो ये जो शिलालेख जिसकी हम बात करने वाले हैं वो मिला था सीरिया के बोगाचकोई से। इसी से ही हम आर्यों का आगमन पढ़ते हैं भारत में, है ना, जहां पर आपको क्या 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है आर्यों के, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। तो ये याद रखिएगा, ये कौन सा अभिलेख है? बोगाचकोई अभिलेख, जो सीरिया से प्राप्त हुआ था 1400 ईसा पूर्व पुराना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गायत्री मंत्र की रचना किनकी थी? तो गायत्री मंत्र, जैसे कि आप जानते हैं, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ये जो मंत्र है ये लिखा है विश्वामित्र जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम अपने दैनिक जीवन में इस मंत्र का उल्लेख करते हैं या जाप करते ही रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आपको पता ही होगा। इसका उत्तर होगा संस्कृत। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियां उत्कीर्ण की हैं?
यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर पशुओं के नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये समझिएगा कि पशु देवता मतलब पशुओं को भी देवता का रूप माना जाता था। तो निम्न में से किसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो आप अगर देखें तो इसका तो निरूपण ही नहीं किया गया है, और इनके जो साक्ष्य मिले हैं आपको केवल और केवल कहाँ मिलते हैं? पशुपतिनाथ की मोहरों में मिलती हैं। और जो सर्वाधिक सिंगल जो आपको मोहर मिली है जिसमें सर्वाधिक पशु का अंकन किया गया है वो मिला है किनका? एक सिंगी बैल, इनको यूनिकॉर्न बुलॉक कहा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न हो सकता है निकट भविष्य में आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सके। तो आशा करता हूं ये जो क्वेश्चंस था जिसका हमने विश्लेषण किया है हमारे टेस्ट सीरीज के प्रारंभ होते ही, ये आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।